नमस्कार, आपका मेरा चैनल दास व्यूज़ में स्वागत है। इस वीडियो में मैं 5 कारण बताऊंगा जिससे मैं मानता हूं कि क्यों अब तक भारत की वायरस टेस्टिंग की स्पीड अच्छी है। हमने बहुत सारे जाने माने लोगों का बयान सुना होगा और न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि भारत का टेस्टिंग रेट बहुत ही कम है अगर दूसरे देशों के साथ कंपेयर किया जाए तो। और कंपैरिजन के लिए लिया जाता है यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देशों की नाम। बट मेरा एनालिसिस करने से पहले वायरस की फैलने की 4 स्टेजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वायरस की फैलने की 4 स्टेजेस होता है। फर्स्ट स्टेज है इंपोर्टेड केसेस की। इसमें वायरस पर्यटकों में और जो लोग वायरस अफेक्टेड फॉरेन कंट्री से लौट कर आए हैं उनमें पाया जाता है। सेकेंड स्टेज लोकल ट्रांसमिशन। इसमें इनके फैमिली मेंबर्स और जिनके साथ ये कांटेक्ट में आए उनमें वायरस आ जाती है। थर्ड स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन में वायरस एक कम्युनिटी या एरिया में फैलने लग जाती है। और फोर्थ स्टेज का नाम है एपिडेमिक, यानी ये एपिडेमिक हो जाता है और ख़त्म कब होगा इसका पता किसी को नहीं रहता है। तो भारत भी दूसरे देशों की तरह इन स्टेजेस से होते हुए आया है और अभी फोर्थ स्टेज में जाने वाला है। इंडिया ने इन स्टेजेस में टेस्टिंग का जो स्ट्रैटेजी बनाया है वो था, फर्स्ट स्टेज में विदेश से लौटे हुए लोगों की टेस्टिंग किया। सेकंड स्टेजेस में उन्होंने फैमिली मेंबर और उनके कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग की। और थर्ड स्टेज में सिम्टोमेटिक और कुछ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की टेस्टिंग किया और गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड हॉटस्पॉट एरियाज़ की डिटेल टेस्टिंग भी किया। इसका रिजल्ट ये है कि 16 मई तक इंडिया में 21.3 लाख टेस्टिंग्स हो चुके हैं। टेस्टिंग की रैंकिंग निकाले तो इंडिया 7th नंबर पे आता है। ये डाटा मैंने वर्ल्ड ऑफ मीटर्स वेबसाइट से लिया है जो एक वेल फॉलोड वेबसाइट है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या इंडिया की टेस्टिंग स्ट्रेटेजी गलत है या फिर क्या इंडिया में कम टेस्ट हो रहे हैं। मेरा मानना है नहीं, ना तो इंडिया की स्ट्रैटेजी गलत है और ना ही यहाँ में टेस्ट कम हो रहे हैं। मैं 5 कारण देने वाला हूँ कि मैं ऐसे क्यों मानता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि कंपैरिजन ऑफ डेथ रेट्स। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो पाएंगे कि इंडिया और रशिया की ही ऐसे देश हैं जिनके 3000 से कम डेथ्स हैं। अगर टोटल टेस्टिंग की डाटा को माना जाए तो रशिया और यूएसए ने काफ़ी टेस्टिंग किए हैं और इस बात पे इनकी तारीफ करना बनती ही है। मैं मेरे एनालिसिस में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को कंपैरिजन में ले रहा हूँ। आप देखेंगे कि इन देशों में डेथ्स की नंबर इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इटली, यूके और स्पेन में डेथ्स अराउंड 30,000 ईच के आसपास है। मेरा मानना है कि टेस्टिंग एक एक्शन है जो कि एक इफेक्ट की रिएक्शन होती है और इधर वो इफेक्ट है डेथ्स की नंबर। अगर ज़्यादा डेथ हो रही है तो वो कंट्री अपना टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा देती है। सो इन देशों में इतने ज़्यादा डेथ के कारण ये स्वभावनीय था कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। इंडिया में हर रोज़ वायरस से लगभग 100 डेथ्स हो रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया का 70 से 80 हज़ार का प्रतिदिन का टेस्टिंग रेट बुरा नहीं है। हाँ, अगर आगे जाके डेथ्स रेट बढ़ जाती है तो टेस्टिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि मास टेस्टिंग में ज़रूरत होता है पैसे की। क्यों? टेस्टिंग किट्स खरीदने, लोगों का कॉस्ट्स और कई तरह के डिफरेंट कॉस्ट्स। टेस्टिंग में टाइम की भी ज़रूरत होती है। पूरा टेस्टिंग प्रोसेस टाइम लेता है। टेस्टिंग किट्स को पेशेंट से लेकर टेस्टिंग सेंटर तक ट्रांसपोर्टेशन करने का भी टाइम एट्सेट्रा। और टेस्टिंग में अलग रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्किल्ड मैन पावर, टेस्टिंग सेंटर लगाने की रिसोर्स एट्सेट्रा। अब हम अगर ये 7 कंट्रीज़ को इंडिया के साथ कंपेयर करें तो एक डिफरेंस तो दिखेगा ही। जी हाँ, ये सारे देश डेवलप्ड नेशंस हैं और इंडिया डेवलपिंग नेशन। कुछ लोग रसिया को डेवलप्ड कहते हैं और कुछ डेवलपिंग।
मैं डेवलप्ड ले रहा हूं क्योंकि इसकी HDI रेटिंग 0.81 है, जो एक डेवलप्ड नेशन की निशानी है। हम सबको पता है कि पैसा, टाइम और रिसोर्स की मैनेजमेंट एक डेवलप्ड नेशन में एक डेवलपिंग नेशन से कई गुना बेहतर हो सकती है। इसलिए इंडिया एक डेवलपिंग नेशन होते हुए टेस्टिंग में अच्छा काम कर रहा है। अपने थर्ड पॉइंट के लिए मैं भारत के साथ इन यूरोपीय देशों के आकार, जनसंख्या और अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करता हूं। आकार या क्षेत्र के संदर्भ में, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, भारत जर्मनी से लगभग 9 गुना बड़ा, ब्रिटेन से 14 गुना बड़ा, इटली से 11 गुना बड़ा और स्पेन से 6 गुना बड़ा है। तुलना के लिए जर्मनी के क्षेत्र की तुलना राजस्थान, ब्रिटेन के साथ उत्तर प्रदेश, इटली के साथ महाराष्ट्र और स्पेन के साथ MP और गुजरात के साथ की जा सकती है। जनसंख्या की लिहाज से भारत की 1.35 बिलियन आबादी जर्मनी से 16 गुना, ब्रिटेन से 20 गुना, इटली से 22 गुना और स्पेन से 29 गुना बड़ा है। हालांकि प्रति व्यक्ति GDP के संदर्भ में जर्मनी भारत से 24 गुना बड़ा है, ब्रिटेन 21 गुना बड़ा है, इटली 17 गुना बड़ा है और स्पेन 15 गुना बड़ा है। इसलिए मेरी राय यह है कि इन यूरोपीय देशों के अधिक फाइनेंशियल रिसोर्स, छोटे आकार और छोटी आबादी उन्हें अधिक प्रशिक्षण और टेस्टिंग करने में मदद करती हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट यह है कि भारत अपने कई सिटीजन्स या फिर नागरिकों में जागरूकता, गंभीरता और सहयोग की कमी से पीड़ित है, जो देश में प्रशिक्षण की और टेस्टिंग की गति में बाधा डाल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी वायरस और इसके घातक प्रभावों के बारे में अस्पष्ट समझ है। कुछ लोगों को कई कारणों से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखा गया है, कुछ वैलिड रीजंस के चलते और कुछ शरारती। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई क्षेत्रों में हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रति हॉस्टाइल व्यवहार किया गया है और उन्हें खदेड़ दिया गया जब वो टेस्टिंग के लिए उन एरियाज में गए। मेरा फिफ्थ पॉइंट एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, जो कुछ लोग मुझसे सहमत भी होंगे और कुछ लोग ना भी हों। मेरा मानना है कि टेस्टिंग परफॉर्मेंस को सही से एनालाइज करने के लिए हमें टोटल टेस्ट्स का फिगर लेना चाहिए, ना कि टेस्ट्स पर पर्सन और 1000 पर्सन और मिलियन पर्सन्स का फिगर। स्टैटिस्टिक्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है, नंबर्स होते हैं और डाटा होता है, लेकिन लोग उसे अपनी सुविधा के अनुसार ट्विक कर देते हैं। नेसेयर सर विदेशी मीडिया की बात सुने तो वो लोग अक्सर भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बलात्कार की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वे आसानी से भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति बलात्कार का रेशियो कई विकसित देशों या फिर डेवलप्ड नेशंस के तुलना में बहुत कम है। तो फॉरेन मीडिया बलात्कार के केस में टोटल केस नंबर्स को ले लेते हैं, पर टेस्टिंग के केस में पर पर्सन के रेशियो को लेते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर आरन लेविनस्टीन ने एक बार ऐसे कहा था कि स्टैटिस्टिक्स बिकनी की तरह होती है, उसमें जो दिखता है वो तो दिलचस्प है ही, लेकिन जो छिपता है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बात भी वैसे ही हो गई। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस मामले में पर पर्सन टेस्टिंग रेट ना लेकर टोटल टेस्टिंग नंबर्स लेना चाहिए। एक बात और जिस पर हम गौर कर सकते हैं वो है कि यह वायरस फरवरी में के आखिरी सप्ताह में हमारे लिस्ट में अन्य देशों में फैलने लगा था और तभी उन्होंने लोगों का मास टेस्टिंग करना शुरू किया था। लेकिन भारत में हमने मार्च के तीसरी सप्ताह में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू किया, जब वायरस यहाँ फैलने में एक और गियर बढ़ गया। इसलिए यूरोपीय देशों ने हमसे लगभग 20 दिन पहले टेस्टिंग की शुरुआत की थी, इसलिए उनकी टेस्टिंग नंबर भी हमारी तुलना में ज़्यादा अधिक हो सकती है। तो रिकैप के लिए इन 5 कारणों के चलते मैं मानता हूं कि भारत की टेस्टिंग रेट खराब नहीं है। नंबर 1, हमारे टेस्टिंग रेट डेथ्स पर निर्भर करते हैं। ज़्यादा डेथ रेट और ज़्यादा हॉस्पिटल फुल होने से टेस्टिंग रेट भी बढ़ा दिया जा सकता है। विकसित देशों के साथ हमारा टेस्टिंग रेट कंपेयर करना एक प्रैक्टिकल विचार नहीं है। यूरोपीय देशों की उच्च जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी उनके छोटे आकार और जनसंख्या के साथ मिलकर उन्हें अधिक लोगों का टेस्टिंग करने में मदद करता है। जागरूकता की कमी
बीमारी की गंभीरता और स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति सहयोग की कमी भारत में टेस्टिंग की गति में बाधा प्रकट कर रहे हैं। और जज करने के लिए एक बेहतर मैट्रिक्स प्रति व्यक्ति या फिर प्रति लाख व्यक्तियों की टेस्टिंग के बजाय टोटल टेस्टिंग नंबर्स लेना अच्छा है। तो भारत की वायरस टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर मेरे ये विचार थे। कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप उसी के बारे में क्या महसूस करते हैं, और मेरे वीडियो के बारे में भी। आपकी सुझावों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।